अभी वर्ड समझ में नहीं आ रहा। जॉको कुछ 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 जी सर। पी फॉर पेन, वो कुछ बोल रहा है। ये क्या है बताओ, ये क्या है? 1 1 2 2 3 क्या है? अरे बताओ। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स से ऑटिज्म का डायग्नोसिस डिले क्यों हुआ। सबसे पहली बात, आई कांटेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे का आई कांटेक्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास था, मतलब वो जीरो नहीं था। बीच बीच बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन करता, बीच बीच में आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चे का नेम रिस्पॉन्स इतना बुरा नहीं था। बच्चा एक बार में ही नेम पे रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन वो नेम रिस्पॉन्स सस्टेन नहीं होता था। तो बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि मेरा बच्चा नाम पे तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मेरे बच्चे को ऑटिज्म बिल्कुल नहीं रह सकता। नंबर थर्ड मिस्टेक्स पेरेंट्स की हुई कि बच्चा ऑलरेडी बोल रहा था मतलब कि जो यूट्यूब से राइम सीखा था, नंबर सीखा था, वो एक्चुअली बोल रहा था। तो पेरेंट्स सोच रहे कि मेरा बच्चा तो बोलने लग गया, तो मेरे बच्चे को ऑटिज्म कैसे रख सकता है। नंबर फोर्थ, पेरेंट्स के हिसाब से इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था, बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर रहा था। मतलब जो पेरेंट्स उसको चीज़ें सिखा रहे थे बुक से, किताबों से, वो बहुत ही अच्छे से उसको याद रख रहा था। वही बच्चे की याददाश्त बहुत तेज थी, मतलब वो उसको सारे रास्ते, गली के रास्ते, सारी चीज़ें याद रखते थे। तो पेरेंट्स फिर से कंफ्यूज रहे, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे रह सकती। नंबर 6, बच्चे के विजुअल लर्निंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बच्चा ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स, कंप्यूटर्स के नंबर्स, ऐप्स ढूंढ लेता था, राइम्स सर्च कर लेता था, वीडियो का बटन, सब्सक्राइब, कैमरा का बटन, सारी चीज़ें वो कर लेता था। तो सारे ये सब बिहेवियर से बच्चे के जो स्ट्रेंथ्स रहते हैं, इसके जरिए, इसकी वजह से पेरेंट्स ऑटिज्म के बिहेवियर्स निगलेक्ट करते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स बच्चे की स्ट्रेंथ की वजह से बच्चे की कमियां को ओवरलुक करते हैं, निगलेक्ट करने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स या किसी स्पेशलिस्ट से ओपिनियन नहीं लेते हैं। उसकी वजह से डायग्नोसिस डिले होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायग्नोसिस डिले होने की वजह से क्या होता है, बच्चों का इलाज मुश्किल होता है, बच्चों की आदतें पक्की होती जाती है और बच्चे और रिजिड बनते जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये आती है कि बच्चे में कमियां जो आ रही थी, जो पेरेंट्स इतना नोटिस नहीं कर रहे थे, वो था बच्चे का सोशल बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, बच्चे का आई कांटेक्ट सस्टेन नहीं हो रहा था, बच्चा कंटिन्यूस हमारी बातें नहीं सुन रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चा किताबी चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा को, घर वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। सिंपल इंस्ट्रक्शंस ओबे नहीं कर पा रहा था। तो पेरेंट्स ये प्लीज़, जो सिंपल कॉमन साइंस है जो पेरेंट्स ओवरलुक करते हैं, प्लीज उसे ओवरलुक ना करें। कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या क्या? अच्छा, काउंटिंग आती है जी, कितने तक आती है? काउंटिंग 100 तक आती है। 100 तक आ जाती है। अल्फाबेट्स आते हैं, हाँ जी, सारे अल्फाबेट्स, फ्रूट सारे आ गए जी, पोएम्स वगैरह भी, पोएम्स भी आ गई है, हाँ, जैसे राइम्स भी आ फ्रूट्स गए, नेम आ गए, वेजिटेबल्स नेम इसको पता है, स्पीच भी है, हाँ सेंटेंस में बच्चा बोल लेता है जी, संडे मंडे ये पूरे स्पीच बहुत अच्छी है जी। तो स्पीच अच्छी है, फ्लुएंसी अच्छी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गड़बड़ है ना, वो कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, इसको बोलते हैं स्पीच विदाउट मीनिंग, स्पीच विदाउट इमोशन। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं विद इमोशंस, विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? इसका अटेंशन लेवल लेस देन 10% है जी। आइडेंटिफिकेशन लेवल में किताबी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनिमल्स, फ्रूट के, मैं बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, दादी दादा, टेबल कुर्सी, पंखा, लाइट, चेयर, वो आइडेंटिफिकेशन जीरो है, इंस्टेंस जीरो है, पेशेंस लेवल जीरो है, हाइपर एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है। तो हमारे को प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? सोशल बिहेवियर खराब है, कम्युनिकेशन खराब है, फिजिकली बच्चा बहुत अच्छा है, उछल कूद में बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा है, ये सब चीजें अच्छी है। तो हमारे सारे सिम्टम्स आते हैं ऑटिज्म के। ऑटिज्म विद हाइपर एक्टिविटी, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे गलत खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो बोल रहा है जी, फिजिकली एक्टिव है, तो ऑटिज्म कैसे? ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, रिसेप्टिव बिहेवियर और एक्सप्रेसिव स्पीच। अगर ये चारों में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें बोलते हैं ऑटिज्म। अगर सोशल ठीक है, रिसेप्टिव ठीक है, रिसेप्टिव मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हो, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्पीच। कम्युनिकेशन मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, पॉइंटिंग ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पीच डिले। तो इसीलिए बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि नहीं बच्चा मेरा फिजिकली ठीक है, ऑटिज्म कैसे हो सकता है? और आपने भी, लेकिन अच्छी बात है, 2 महीने पहले सस्पेक्ट किया कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अपने बच्चे पे थोड़ा बहुत वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन आपने गलत ये की, आप उसको किताबें सिखाने लग गए, एनिमल्स, फ्रूट सिखाने से लग गए, जो कि बच गया। बच्चा का लर्निंग बहुत अच्छा है, तो वो चीजें बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके बोलने लग जाएगा। लेकिन वो बेसिक चीजें नहीं कर रहा है, जो कि है मम्मी पापा को आइडेंटिफाई करना या हमारे साथ इमोशनली अटैच होना। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स लगती है आपको? मेन तो सर यही है, 10 प्रॉब्लम
स्पीच के लिए थोड़ा मतलब हाइपर थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा कम हुआ सर पहले से थोड़ा सा कम आप ऑब्वियसली देखें ना, बंद करने से अगले 3 महीने में बच्चे का थोड़ा सा सुधार होता है, लेकिन वो जो सुधार है ना वो 10 से 20% ही है। ऐसा तो नहीं होगा बच्चा ऑलमोस्ट 80% ही हो गया। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टीवी बंद करने से ऑटोमेटिकली चीजें रिवर्स होगी। ऑटोमेटिकली कोई चीजें रिवर्स नहीं होती है। स्टैंडर्डाइज नीड्स जो अटेंशन सुधारती है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, डीप प्रेशर थेरेपी, वेस्टिबुलर थेरेपी, बैलेंस कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, ये 5 डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशन थेरेपी जो बच्चे का अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन सुधारने वाली है। दूसरा, हम स्पीच पे कभी वर्क नहीं करते। मुझे स्पीच का टेंशन नहीं है ना, क्योंकि आपको बच्चा कुछ कुछ बोल रहा है, हमारा पर्पस है उसकी स्पीच के एनर्जी को चैनलाइज करना, सही डायरेक्शन में लेके आना है।